हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज की हमारी ये क्लास अपकमिंग राजस्थान सीएचओ एग्जाम 2022 को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। आज की इस क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें आप मदर ऑफ नर्सिंग, फादर ऑफ नर्सिंग आदि के नाम से जानते हैं, क्रीमियन वॉर में इन्होंने घायल सैनिकों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, उनकी फैमिली को लेटर्स लिखे और पूरी मानवता के साथ उनका ख्याल रखा। वॉर में घायल सैनिकों की देखभाल हेतु रात के समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लैंप यानी लालटेन लेकर वार्ड के राउंड किया करती थी। इसी वजह से उन्हें लेडी विद द लैंप नाम दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से अक्सर कुछ क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आइए उन्हें क्विकली रिवाइज कर लें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब और कहां हुआ था। तो याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली देश के अंदर फ्लोरेंस शहर में 12 मई 1820 को हुआ था और इनके जन्मदिन को यानी कि 12 मई को ही हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है और इसे ही हम पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो डेथ है वो 13 अगस्त 1910 को हुई थी, जब इनकी उम्र लगभग 90 साल की थी और इनकी डेथ इंग्लैंड में लंदन शहर के मे फेयर के अंदर हुई थी। इनके पास ब्रिटिश नागरिकता थी, नेशनैलिटी ऑफ ब्रिटिश इनके पास थी। इन्हें पायनियरिंग ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के लिए जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 1883 के अंदर रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड मिला। इसके बाद 1904 के अंदर लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन अवार्ड इन्हें मिला। 1907 के अंदर इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा एनवायरमेंट थ्योरी लेडी विद द लैंप यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप क्यों कहा जाता है, इनका जन्म कहां हुआ, मदर ऑफ नर्सिंग कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई, पायनियरिंग ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किन्हें कहा जाता है और एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाना। ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि अडल्ट के अंदर 70 mg से कम होता है तो ये कंडीशन अडल्ट में हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगी। वहीं अगर न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 mg पर dl से कम होता है तो ये कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगी। याद रखिएगा, अडल्ट और न्यूबॉर्न दोनों के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया को डिटरमाइन करने का जो पैरामीटर है वो अलग अलग है। इसके अलावा यहां से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अडल्ट में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, तो आप बताएंगे 70 से 110 mg पर dl, दिस इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर किसी क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो इस सिचुएशन के अंदर डायफोरेसिस नाम का सिम्टम अक्सर देखने को मिलता है। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा उसे अचानक पसीना आने लगेगा। नेक्स्ट, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी आईसीपी हमारे क्रेनियम के अंदर ब्रेन पर इसके आसपास मौजूद स्ट्रक्चर और फ्लूइड्स के द्वारा जितना दबाव बनाया जा रहा होता है,
इसे हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। किसी कारण से ब्रेन में सूजन आ जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो इस इंट्राक्रेनियल प्रेशर का लेवल नॉर्मल से कहीं ज्यादा होने लगता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना है, तो आप बताएंगे 5 से 15 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट, विटामिन ई को आप ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है, इसका सिक्रीशन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। जब ग्राफियन फॉलिकल्स फट जाती हैं और यहां से ओवम रिलीज हो जाता है, तो ये बची हुई जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर इनके द्वारा प्रोजेस्टेरोन का लगातार सिक्रीशन किया जाता है। मेनोपॉज शब्द का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनार्की शब्द का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि शुरू हो रहा है तो आप इसे मेनार्की कहेंगे, और अगर ये रुक जाता है तो इसे आप मेनोपॉज कहेंगे। मेनार्की की एज लगभग 13 इयर्स मानी जाती है और मेनोपॉज अराउंड 45 इयर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। मानव जनसंख्या के अंदर डिजीजेस की साइंटिफिक स्टडी एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानी जाती है। ह्यूमंस में पाए जाने वाले डिजीज को साइंटिफिकली स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? आंसर इज जॉन शॉ। जॉन शॉ को हम फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, तो आप बताएंगे हिप्पोक्रेट्स। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट पूछा जाए तो आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स, और मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट पूछा जाए तो आंसर होगा जॉन स्नो। ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स जो थे उन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कॉलेरा डिजीज को कहा जाता है। कॉलेरा डिजीज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे चरक। चरक को हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुता। इंडियन सर्जरी के फादर सुश्रुता को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर ऑफ अ कंट्री। अगर आपको किसी भी देश की हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप किस मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर का असेसमेंट करेंगे? द आंसर इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि IMR किसी भी देश के लोगों की हेल्थ को जानने का सबसे बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IMR को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन 1 ईयर। एक साल में उस देश के अंदर कितने इन्फेंट्स यानी 1 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चों की डेथ हुई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने जीवित बच्चों की
जीवित बच्चों का जन्म हुआ उस पर कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई, इसे लिखकर अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैलकुलेट हो जाएगी। नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर मल्टीप्लाइड बाय 1000। और याद रखिएगा जब भी आप रेट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। डक्ट का मतलब होता है पाइप या ट्यूब। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनमें किसी भी प्रकार का पाइप या ट्यूब नहीं पाई जाती, यानी ये अपने सिक्रीशंस को, जो कि हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें डायरेक्टली ब्लड में डिलीवर कर देती है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट कर देती है। इसके ऑपोजिट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन्हें डक्ट वाली ग्लैंड कहा जाता है और ये अपने सिक्रीशंस को टारगेट ऑर्गन तक पाइप के थ्रू, डक्ट के थ्रू, ट्यूब के थ्रू पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर बीटा सेल्स पाई जाती हैं जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं और ये इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट, स्पाइनल नर्व्स। हमारी बॉडी में टोटल 33 वर्टिब्रास पाए जाते हैं और अगर स्पाइनल नर्व्स कितनी पाई जाती हैं ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 31 पेयर्स। कल की क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस किया था, कौन कौन से वर्टिब्रास हैं, कितने कितने नंबर से होते हैं। नेक्स्ट, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका सिक्रीशन कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा किया जाता है। हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सस नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सिंथेसिस करती रहती है। नेक्स्ट, सेरिबेलम। हमारे ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट है ये हमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम बिना गिरे, बिना लड़खड़ाए चल फिर पाते हैं, किसी भी काम को जैसा चाहते हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, सेरिबेलम वाला जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिबेलम। नेक्स्ट, अगर आप किसी क्लाइंट का पल्स प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाना होगा। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी हेल्दी पर्सन के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है। अब इस पर्सन के अंदर यदि आपको पल्स प्रेशर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जो अपर वैल्यू है 120, इसे आप सिस्टोलिक बीपी कहेंगे। इसमें से जो ये नीचे वाली वैल्यू है 80, जिसे आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, इसे घटा दीजिए। अब आपके पास जो वैल्यू आई है यही आपका पल्स प्रेशर कहलाएगी। याद रखिएगा, PP इक्वल्स SBP माइनस DBP। PP इक्वल्स SBP माइनस DBP। नेक्स्ट पॉइंट, एडिमा इज ड्यू टू इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर। हमारी बॉडी में एरोटा से आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और फिर वेन, इस चेन के रूप में सारी ब्लड वेसल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कैपिलरीज सबसे बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं। जब कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, ब्लड स्टेसिस होने लगती है, ब्लड रुकने लगता है, तो इसकी वजह से एडिमा डेवलप होती है। तो कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण एडिमा डेवलप होती है। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन में विटामिन बी की कमी हो जाए तो इससे लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, यानी भूख नहीं लगेगी।
जीआईटी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, यानी पेट से संबंधित रोग होने लगेंगे। मस्कुलर वीकनेसेस होने लगेंगी, यानी पर्सन चाहकर भी अपने कामों को आसानी से नहीं कर पाएगा। विटामिन बी जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे विटामिन बी और विटामिन सी। हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन पाए जाते हैं उन्हें आप दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंदर 4 हैं, एडीई के, और वाटर सॉल्युबल के अंदर 2 हैं, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी के अंदर फर्दर कई टाइप्स होते हैं जिनके नामों को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। विटामिन बी को आप थायमिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो सकते हैं। विटामिन बी टू को आप राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी थ्री को आप नियासिन कहते हैं। विटामिन बी फाइव को आप पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी सिक्स को आप पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी सेवन को आप बायोटीन के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन बी नाइन, जिसे आप फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। जब भी कोई कपल फैमिली प्लानिंग करना शुरू करता है, फैमिली प्लानिंग करने की शुरुआत करना चाहता है, तो उसे प्रेगनेंसी अचीव करने से 1 महीने पहले ही हम फॉलिक एसिड टैबलेट शुरू कर देते हैं, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड पहुंच सके। और अगर फॉलिक एसिड नहीं पहुंचता है तो इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना रहती है। इसके बाद आता है विटामिन बी नाइन के बाद में विटामिन बी 12। इसे आप साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी हो जाने से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर की यदि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, यह आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और इसका वजन आपसे पूछा जाए तो करीबन ये 1.5 किलो के आसपास होती है, 1.5 kgs। नेक्स्ट पॉइंट, umbilical vein have highest oxygen content in fetus। किसी फीटस में, यानी जो बेबी है मदर के वुम्ब में, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड किस ब्लड वेसल में पाया जाता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप बताएंगे इट इज अम्बिलिकल वेन। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये बेबी है। अम्बिलिकल कॉर्ड इसके नाभि से यहाँ अटैच्ड है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर टोटल 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें 2 आर्टरी होती है और एक वेन होती है। 2 आर्टरीज जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, जबकि वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती हैं, और इसीलिए इस अम्बिलिकल वेन के अंदर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम सल्फेट। प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्शिया से वुमेन एक्लेम्शिया में ना चली जाए, कन्वर्ट हो जाए, इस चीज को रोकने के लिए एंटीडोट के रूप में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। प्री एक्लेम्शिया कंडीशन में मदर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। पहली हाई ब्लड प्रेशर, दूसरी प्रोटीन यूरिया, और तीसरी जनरलाइज्ड एडिमा। इन तीनों कंडीशंस के साथ अगर वुमेन के अंदर कन्वर्जेंस या कोमा भी आने लगे, सीजर्स आने लगे, तो ये कंडीशन प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस। किसी भी डिजीज के जितने भी नए केसेस पाए जा रहे हैं, ये सभी इंसिडेंस कहलाते हैं। और याद रखिएगा, इंसिडेंस जो है रेट है, इट इज अ रेट। नेक्स्ट प्रीवैलेंस। किसी भी डिजीज के जितने भी पुराने केसेस हैं और नए केसेस हैं, इन दोनों को मिलाकर प्रीवेलेंस कहा जाता है।
किसी भी डिजीज के अगर आप सिर्फ न्यू केसेस की बात करते हैं तो ये इंसिडेंस कहलाता है, और अगर न्यू एंड ओल्ड दोनों केसेस की बात की जा रही है तो ये प्रीवेलेंस कहलाएगा। प्रीवेलेंस जो है प्रोपोर्शन है, इंसिडेंस रेट था और प्रीवेलेंस प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब सिंपली है अनुपात, रेशियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन शब्द, इसका मीनिंग होता है कि किसी भी डिजीज के ना तो केस मौजूद हैं और ना ही इसका कॉज मौजूद है। इसे आप टीयर आउट बाय रूट भी कहते हैं, यानी आपने किसी भी डिजीज को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दिया है, यानी कि अब उस डिजीज का ना तो कोई पेशेंट मौजूद है, ना ही इस डिजीज को करने वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मौजूद है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पूरी धरती पर अभी सिर्फ एक ही डिजीज इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया है, वो है स्मॉल पॉक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में हमारी कोशिश, इस वीडियो में हमारी कोशिश है कि उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाए जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं या प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या कंडीशन है? एलिमिनेशन वह कंडीशन है जिसके अंदर एजेंट यानी डिजीज का जो कॉज है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन इस डिजीज का कोई भी पेशेंट या नया केस मौजूद नहीं है। देखिएगा हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, एक बार गौर करिएगा। अगर किसी डिजीज को कॉज करने वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है लेकिन पेशेंट नहीं प्रेजेंट है तो ये कंडीशन हमने एलिमिनेशन के नाम से जानी, और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो पोलियो इसका एग्जाम्पल है। इससे पहले हमने बात की थी इरेडिकेशन की। इरेडिकेशन वह कंडीशन है जिसमें ना तो डिजीज मौजूद है और ना ही डिजीज को कॉज करने वाला पॉजिटिव फैक्टर मौजूद है। इससे पहले हमने बात की प्रीवेलेंस की, जिसमें ओल्ड और न्यू केसेस दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और फिर बात की थी इंसिडेंस की, जिसमें सिर्फ न्यू केसेस को इंक्लूड किया जाता है। इंसिडेंस रेट है, प्रीवेलेंस प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांसिशनल एपिथेलियम। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें टेम्परेरी रूप से यूरिन कलेक्टेड रहता है और जिसकी कैपेसिटी अराउंड 500 ml के आसपास होती है, इस यूरिनरी ब्लैडर की जो सबसे अंदर वाली सतह है उस पर ट्रांसिशनल एपिथेलियम नाम की लेयर पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर की सबसे अंदर वाली सतह पर ट्रांसिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, करतार सिंह कमेटी को हम मल्टीपर्पस वर्कर्स कमेटी के नाम से भी जानते हैं। करतार सिंह कमेटी ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पस वर्कर्स कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट, एल्डेक्टोन इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। एल्डेक्टोन जो मेडिसिन है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का एग्जाम्पल है। डायूरेटिक ड्रग्स वह मेडिसिन होती हैं जो हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं। यूरिन आउटपुट ज्यादा हो सके इस चीज के लिए डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे कि बीपी किसी का बढ़ा हुआ है तो हमें बीपी अगर रिड्यूस करना है तो हम उसे डायूरेटिक दे देंगे। डायूरेटिक देते ही पेशेंट का जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो यूरिन के थ्रू निकलने लगेगा, और फ्लूइड की मात्रा कम होने से पेशेंट का सोडियम लेवल भी कम होगा और इसी से पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा हॉस्पिटल्स के अंदर लूप डायूरेटिक जो कि लेसिक्स आता है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। लेसिक्स के अंदर फ्रोसेमाइड नाम का साल्ट होता है और ये लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेजल कैन्यूला चेंज्ड एवरी 24 आवर्स। अगर किसी क्लाइंट को नेजल कैन्यूला लगा है तो इसे आपको हर 24 घंटे में एक बार चेंज करना है।
किसी क्लाइंट में यदि लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है तो 24 घंटे बाद आपको नेजल कैन्युला बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेंगू फीवर। डेंगू डिजीज अरबो वायरस के द्वारा होता है। डेंगू डिजीज जो है अरबो वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेशन और क्वारंटाइन के अंदर क्या डिफरेंस है। याद रखिएगा, आइसोलेशन जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के लिए किया जाता है। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज हो चुका है, जैसे क्लाइंट को कोरोना डिजीज हो चुका है, तो इस पर्सन से ये डिजीज दूसरों तक ना फैले, इसलिए उसे हम आइसोलेट करते हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना पॉजिटिव पर्सन के संपर्क में आ चुका है लेकिन उसे अभी डिजीज नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसे दूसरे लोगों से अलग करना क्वारंटाइन कहलाएगा। क्वारंटाइन जो है वो एक्सपोज्ड हेल्दी पर्सन्स में किया जाता है, जबकि आइसोलेशन जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन्स के लिए किया जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस है, होपफुली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आइसोलेशन कितने समय तक के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, उस डिजीज का जो इन्फेक्शियस पीरियड है उस पूरे समय में हम आइसोलेशन करते हैं। जिस पीरियड तक व्यक्ति से डिजीज दूसरे लोगों तक फैल सकता है उसे इन्फेक्शन पीरियड कहते हैं, और इस पूरे इन्फेक्शियस पीरियड के दौरान पेशेंट को हम आइसोलेटेड रखते हैं। जबकि क्वारंटाइन के अंदर पेशेंट एक्सपोज हुआ है किसी डिजीज्ड पर्सन के कांटेक्ट में, और इसके लिए हम उसे सेपरेट कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं। और ये क्वारंटाइन की जो प्रोसेस है उस डिजीज के मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक चलती है। जैसे कि कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है वो 14 डेज का माना जाता है। तो जब भी हमें सस्पेक्ट होता है कि ये व्यक्ति हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है या आया हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम उसे 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एंडेमिक। व्हाट इज एंडेमिक? कंटिन्यू प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया। अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में कोई डिजीज लगातार प्रेजेंट रहता है तो ये कंडीशन एंडेमिक कहलाता है। नाम पर गौर करिएगा, END, एंड। इसे इस प्रकार से याद रखें, ऐसा डिजीज जो कभी एंड नहीं होता, एंड नहीं होता, लगातार पाया जाता है, इसे हम एंडेमिक डिजीज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो हिमालय पर्वत वाला एरिया है, हिमालय पर्वत का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर आयोडीन साल्ट की कमी होती है, और इस कारण वहां पर जो लोग रहते हैं उनके अंदर गोइटर डिजीज होने की संभावना बहुत रहती है। हिमालय पर्वत की तलहटी वाले क्षेत्रों में आयोडीन डेफिशिएंसी ज्यादा देखी जाती है, इस कारण वहां पर गोइटर डिजीज बहुत ज्यादा पाया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल है जापानीज एंसेफेलाइटिस का, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस में जो एंसेफेलाइटिस वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडेमिक की। क्या है एपिडेमिक? सडन रैपिड अकरेंस ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट सराउंडिंग एरियाज टू। अगर किसी एरिया में कोई डिजीज अचानक से हो जाए, फैल जाए, और ये उस एरिया के आसपास के हिस्सों को भी प्रभावित करने लगे, तो ये कंडीशन एपिडेमिक कहलाती है। एक बार फिर से देखिएगा, ऐसा कोई रोग जो किसी जगह पर अचानक से आ जाए और धीरे धीरे वो अपने आसपास के एरिया में फैलने लगे, तो ये कंडीशन
एपिडेमिक कहलाती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्लेग और कॉलेरा। प्लेग डिजीज जो है यार्सिनिया पेस्टिस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है, और कॉलेरा जो है विब्रियो कॉलेरा नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा स्प्रेड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, पेंडेमिक। इफ डिजीज ट्रांसमिट टू होल वर्ल्ड, अगर कोई ऐसा डिजीज जो कम समय में पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो उसे हम पेंडेमिक कहेंगे। एग्जाम्पल कोविड 19। कोविड 19 या कोरोना अचानक आया और पूरी दुनिया में फैल गया, तो ये पेंडेमिक का एग्जाम्पल है। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर जो कोविड 19 नाम दिया गया है इसमें कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो सीओ है ये कोरोना को डिनोट करता है, उसके बाद जो वीआई वर्ड है ये वायरस को डिनोट करता है, और ये जो डी है ये डिजीज को डिनोट करता है, और 19 का मतलब होता है कि ये 2019 के अंदर आया था। तो इस प्रकार से कोविड 19 नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है टर्म स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या है? स्कैटर्ड केसेस ऑफ डिजीज इन बिग एरिया। अगर किसी डिजीज के केसेस किसी बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ कुछ हिस्सों विशेष में पाया जाए तो ये स्पोरेडिक कहलाता है। यहाँ पर जो स्कैटर्ड वर्ड दिया गया है इसे आप छितरा हुआ कह सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई कंट्री है, इस कंट्री के अंदर इस जगह पर ये डिजीज पाया गया, इस जगह पर ये डिजीज पाया गया, इस जगह पर ये डिजीज पाया गया, यानी कि किसी बड़े हिस्से पर पूरे हिस्से में एक साथ नहीं पाया जा करके कुछ कुछ हिस्सों में डिजीज पाया जा रहा है, बिखरा हुआ है, छितरा हुआ है। तो इस प्रकार की जो डिजीज कंडीशंस होती हैं उन्हें आप स्पोरेडिक के नाम से भी जानते हैं। स्पोरेडिक डिजीज का एग्जाम्पल बात की जाए तो पोलियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ के डेफिनेशन की। इंपॉर्टेंट, यहां पर हम हेल्थ की उस डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1948 के अंदर दी गई थी। उन्होंने बताया था कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। हेल्थ की डेफिनेशन है a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease and infirmity। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा, मगअप कर लीजिएगा। अक्सर ये डिजीज ये हेल्थ डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, पूछी जाती है। नेक्स्ट इसी से जुड़े कुछ और पॉइंट्स की हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि WHO कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश किया गया था। 7 अप्रैल का दिन विशेष है, इस दिन WHO इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश हुआ, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड कंट्री में है, वहां स्थित है। WHO के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा टेड्रोस एधानोम। टेड्रोस एधानोम इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। नेक्स्ट, यहां से थीम से क्वेश्चन है, यहां पर हम
वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 और वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम को डिस्कस करेंगे। वर्ष 2021 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम है आर प्लेनेट आर हेल्थ। आर प्लेनेट आर हेल्थ। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि टोटल 4 कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होते हैं, जिनमें सबसे पहले बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, फिर आता है इकोलॉजिकल, फिर साइकोसोशियल और फिर आता है होलिस्टिक। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो है, इसमें बेसिकली व्यक्ति की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर उसकी हेल्थ निर्भर करती है, इस चीज को बताया गया है। इकोलॉजी कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर पर्सन के आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है तो इससे पर्सन की हेल्थ भी बेहतर रहती है, ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता और उसके सामाजिक आचरण के कारण उसकी हेल्थ निर्धारित होती है। और फाइनली जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, वो हमें बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशियल तीनों ही हेल्थ बेहतर है, अच्छी हैं, तीनों कंडीशन सही हैं, तो उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर मानी जाएगी। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसके अलावा रिसेंट एग्जाम में एक चीज पूछी गई थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग गिवन बाय, हेल्थ का कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग किसके द्वारा दिया गया, तो आप याद रखेंगे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया, WHO के द्वारा दिया गया। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग गिवन बाय WHO। अब हम बात करते हैं हेल्थ के डायमेंशंस के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्थ के कुल कितने डायमेंशंस होते हैं, हेल्थ के कुल कितने आयाम होते हैं, तो आप बताएंगे टोटल 8, जिसमें सबसे पहले है फिजिकल डायमेंशन, फिर आता है मेंटल डायमेंशन, और फिर आता है सोशल डायमेंशन, फिर आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, फिर आता है वोकेशनल, फिर एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल। देखिएगा यहाँ पर डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, इसे समझने में बड़ी डिफिकल्टी फेस होती है। तो सिंपली डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब है कि व्यक्ति फिजिकली कैसा है, वो चल फिर रहा है, अपने सभी डेली काम्स को पूरा कर पा रहा है या नहीं। अगर फिजिकली वो एक्टिव है, अपने काम को कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति का फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही है, व्यक्ति फिजिकली ओके है। उसके बाद मेंटल हेल्थ का डायमेंशन ये निर्धारित करता है कि क्या व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, इस चीज को मेंटल डायमेंशन कहा जाएगा। व्यक्ति का सोशली व्यवहार कैसा है, व्यक्ति का सामाजिक आचरण कैसा है, ये सभी चीजें सोशल डायमेंशन के द्वारा चेक की जाती हैं। फिर आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल के अंदर देखा जाए तो व्यक्ति की जो स्पिरिचुअल पावर के लिए जो फेथ होता है, ये चीज निर्धारित की जाती है कि किसी ऐसी चीज पर उसे विश्वास है या नहीं, इस चीज को देखा जाता है। फिफ्थ जो डायमेंशन आता है हेल्थ का, उसमें हम वोकेशनल के नाम से जानते हैं। वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अंदर बेसिकली व्यक्ति अपनी लिवलीहुड के लिए, जीवन जीने के लिए कितना पैसा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, इस चीज को देखा जाता है। फिर आता है एजुकेशनल डायमेंशन के अंदर व्यक्ति के पास कितनी शिक्षा है, कितना एजुकेशन है, इस चीज को देखा जाता है। फिर आता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और फिर फाइनली आता है इकोनॉमिकल। तो इस प्रकार से हेल्थ के कुल 8 डायमेंशंस होते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर हमने डायमेंशन पढ़ा है मेंटल हेल्थ डायमेंशन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे आईक्यू का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। अगर किसी पर्सन के अंदर आईक्यू लेवल 90 से 109 के बीच में है, 90 से 109 के बीच में है, तो आप इसे नॉर्मल पर्सन कहेंगे, मेंटली हेल्दी पर्सन कहेंगे। अगर इस किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 110 से ज्यादा है तो आप इसे इंटेलिजेंट या जीनियस कहेंगे। वहीं अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 70 से 89 के बीच में है तो आप इसे पुअर कह सकते हैं। और अगर पर्सन का मेंटल आईक्यू 70 से कम आए तो इस पर्सन को आप मेंटली रिटार्डेड कह सकते हैं, मानसिक रोगी कह सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड कह सकते हैं इफ द आईक्यू लेवल फॉल्स बिलो 70। यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसे जरूर नोट करिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन को हम 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, फिर आता है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, फिर है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन और फाइनली प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच में है तो आप इसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेड पर्सन कहेंगे। और इस प्रकार के पर्सन्स को हम ट्रेन कर सकते, सॉरी एजुकेट कर सकते हैं, इन्हें हम शिक्षित कर सकते हैं। विशेष स्कूल होते हैं इन पर्सन्स के लिए जहां उन्हें जिंदगी कैसे जीनी है, आजीविका कैसे कमानी है, इन सब चीजों को सिखाया जाता है। अगर किसी क्लाइंट का जो आईक्यू लेवल है वो 35 से 49 के बीच में है तो आप इसे मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेड पर्सन कहेंगे। और इस प्रकार के पर्सन्स को हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे तैयार होना है, कैसे अपनी जरूरत की चीजों को संभालना है, इन सब चीजों को सिखाया जाता है। बेसिकली हम उन्हें जीवन जीने के लिए ट्रेंड करते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर के पर्सन जिनका मेंटल लेवल 20 से 34 के बीच में होता है। अगर किसी क्लाइंट का आईक्यू लेवल 20 से 34 के बीच में है तो आप इसे सीवियरली मेंटल रिटार्डेड पर्सन कहेंगे। और बेसिकली ये डिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं, ये अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, इन्हें खाना खिलाने के लिए कोई आदमी चाहिए, इन्हें अपने दिन के जो भी जरूरी काम होते हैं, छोटे से छोटे काम के लिए पूरा करने के लिए किसी न किसी की सहायता लेनी होती है, ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो आखिरी मेंटल रिटार्डेशन वाली कैटेगरी आती है उसमें जो आईक्यू लेवल होता है वो 20 से भी कम होता है, यानी 20 से भी अगर किसी का आईक्यू लेवल कम है तो आप इसे प्रोफाउंड कंडीशन कहेंगे, प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेड पर्सन कहेंगे। और इस प्रकार के लोगों को हमें बांध कर रखना होता है, कस्टडी में रखना होता है, निगरानी में रखना होता है, क्योंकि ये कभी भी आक्रामक हो सकते हैं, ये खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज, टीबी डिजीज। टीबी डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। बेसिकली इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज और इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई को रॉबर्ट कोच द्वारा ढूंढा गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, खोजा गया था। टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, ये एक एसिड फास्ट बेसिलाई है और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए जीन नेल्सिंग स्टैनिंग टेक्निक यूज की जा सकती है। अगर किसी क्लाइंट में आपको ट्यूबरक्यूलोसिस है या नहीं इस चीज को पता करना हो तो उसके लिए मॉन्टेक्स टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें पीपीडी को इंट्राडर्मल रूट से बॉडी में इंसर्ट करते हैं। जब भी किसी क्लाइंट में आपको इंट्राडर्मल रूट असेस करना हो तो इसके लिए 15 डिग्री के एंगल से इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाना चाहिए। पीपीटी शब्द का फुल फॉर्म है प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव्स। अगर किसी क्लाइंट में आप प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव्स को इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और उसके बाद इस साइट को 48 से 72 घंटे बाद असेस करते हैं
और उस जगह पर यदि 10 mm से ज्यादा बड़ा इन ड्यूरेशन चकता मौजूद हो तो ये कंडीशन बताती है कि क्लाइंट को टीबी हो सकता है। क्लाइंट को टीबी हो सकता है, अभी आप कंफर्म नहीं है कि क्लाइंट को श्योर टीबी है। अगर मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन उसे टीबी है या नहीं इस चीज का कंफर्मेशन इससे नहीं होता। इसके लिए हमें स्पूटम एग्जामिनेशन करना होता है। बीसीजी को रोकने के लिए टीबी डिजीज को रोकने के लिए हम बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेटी गुवेरिन और इसे आपके लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी में डेल्टोइड मसल्स के अंदर लगाया जाता है। इसे भी आप इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट करते हैं। बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करके लगाना होता है या इसे रिकंस्टिट्यूट करना होता है और इसके लिए जो सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है वो है नॉर्मल सेलाइन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीसीजी वैक्सीन पल्मोनरी टीबी के अगेंस्ट तो इफेक्टिव है, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं माना जाता। अगर किसी क्लाइंट को फेफड़ों की टीबी हुई है, लंग्स टीबी हुई है, पल्मोनरी टीबी हुई है तो बीसीजी वैक्सीन इफेक्टिव है। लेकिन अगर लंग्स के अलावा शरीर के किसी और हिस्से में टीबी होती है तो वहां पर बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट नहीं करता। सो बीसीजी वैक्सीन इज इफेक्टिव फॉर pulmonary TB but it is not in case of extra pulmonary tuberculosis. Next point, poliomyelitis is transmitted by fecal-oral route. पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो डिजीज का जो ट्रांसमिशन है वो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू होता है या सिंपली कहें तो फीको ओरल रूट के द्वारा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं, ये चीज कई बार पूछी गई है। याद रखिएगा, बॉडी में इन्फ्लामेशन होने पर हमें ये 5 चीजें देखने को मिलेगी। इन्फ्लामेशन की साइट आपको रेड मिलेगी, टच करने पर वहां पर आपको वार्म सेंसेशन होता है और स्वेलिंग फील होती है। पेशेंट को टच करने पर पेन फील होगा और लॉस ऑफ फंक्शन वहां देखने को मिलेगा। तो कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन आर रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि प्लेसेंटा वह स्ट्रक्चर है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है और बच्चे और मदर के बीच में एक कनेक्शन बनवाती है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज आदि होता है। आइए इसके बारे में जान लें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसेंटा जो है उसकी शेप डिस्क्वाइड होती है या डिस्क लाइक होती है, यानी कि एक चकती के समान स्ट्रक्चर वाली शेप का होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के यदि डायमीटर की बात की जाए तो 15 से 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। मान लीजिए ये आपका प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के इस छोर से लेके दूसरे छोर तक यदि आप नापेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डायमीटर है, ये 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है। प्लेसेंटा की यदि थिकनेस की बात की जाए तो ये अराउंड 4 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा का वेट लगभग 500 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, वेट रेशियो ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। टर्म प्रेगनेंसी के समय बच्चे का वजन लगभग 300 ग्राम या 3 केजी होता है और उस समय जो प्लेसेंटा है उसका वजन लगभग 500 ग्राम के आसपास होता है। जब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये 1:6 के अप्रॉक्स आएगा। नेक्स्ट,
प्लेसेंटा ऑक्यूपाइज 30% पार्ट ऑफ द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल का लगभग 30% पार्ट प्लेसेंटा द्वारा घिरा रहता है, ऑक्यूपाई किया जाता है। यानी कि यूट्रस की 30% दीवार पर प्लेसेंटा चिपका रहता है। इस तरह से आप इसे समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसेंटा हैव टू प्लेट्स। प्लेसेंटा की दो प्लेट्स होती हैं। आउटर प्लेट को आप कोरियोनिक प्लेट के नाम से जानते हैं और इनर प्लेट को आप बेसल प्लेट के नाम से जानते हैं। गौर कीजिएगा, यहां पर हम एमनियोटिक सैक की बात नहीं कर रहे हैं। एमनियोटिक सैक में बाहर वाली मेम्ब्रेन कोरियोनिक होती है और अंदर वाली एमनियन होती है। हम यहाँ पर प्लेसेंटा की प्लेट्स की बारे में बात कर रहे हैं। आउटर प्लेट कोरियोनिक प्लेट कहलाएगी और इनर प्लेट बेसल प्लेट कहलाती है। नेक्स्ट, मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर यदि आपसे पूछा जाए कुल कितना ब्लड रहता है तो आप बताएंगे 500 ml। मैच्योर प्लेसेंटा कंटेन्स 500 ml टोटल ब्लड, जिसमें से 350 ml ब्लड जो है वो विली सिस्टम में पाया जाता है और 150 ml जो ब्लड है वो इंटरविलस स्पेस में पाया जाता है। नेक्स्ट, blood flow at term 500 to 600 ml per minute in intervillous space। जब टर्म प्रेगनेंसी होती है, टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है 37 से 42 वीक्स की प्रेगनेंसी, इसे आप टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। टर्म प्रेगनेंसी के समय पर इंटरविलस स्पेस में जो ब्लड फ्लो है वो करीबन 500 टू 600 ml पर मिनट की रेट से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फीटल कैपिलरी प्रेशर इन विलाई 20 to 40 mm of Hg। फीटल कैपिलरी प्रेशर 20 से 40 mm of Hg के बीच होता है। नेक्स्ट, हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यानी कि हमारे प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ने वाली जो पाइपलाइन है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो आर्टरीज और एक वेन होती हैं। इस अम्बिलिकल आर्टरी में ब्लड फ्लो की रेट आपसे पूछी जा सकती है तो आप बताएंगे कि अम्बिलिकल आर्टरीज में 400 ml पर मिनट की रेट से ब्लड रनिंग रहता है, ब्लड चलता है। अम्बिलिकल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा की तरफ लेकर जाती हैं। बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन उपयोग कर लेने के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वेस्टेज गैसियस सब्सटेंस और फ्लूइड सब्सटेंस बनते हैं, उन्हें ये अम्बिलिकल आर्टरी बच्चे से लेकर प्लेसेंटा तक लेकर आती है और वहां पर इन्हें प्योर करके वापस अम्बिलिकल वेन के थ्रू बच्चे तक पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहां पर अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर इन अम्बिलिकल आर्टरी 60 mm of Hg। इस अम्बिलिकल आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो लगभग 60 mm of Hg करीब होता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।